गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज के समय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है डावोस, स्विट्जरलैंड के अंदर। अब वहीं पर यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा बोर्ड ऑफ पीस यहां पर लाया गया। अब क्या है ये बोर्ड ऑफ पीस? दोस्तों, इसके अंदर अभी फिलहाल 19 देशों ने यहां पे अटेंड किया है एंड अभी यहां पर इनका फोकस होगा गाजा के ऊपर। कैसे आने वाले समय के अंदर गाजा में शांति लेकर आई जा पाए। और ये सिर्फ गाजा के रिगार्डिंग नहीं होगा, आगे जाके और भी जो देश होंगे वो भी यहां पर इसका पार्ट बनेंगे। तो एक्चुअली ना, जो यूनाइटेड नेशन है उसकी तरह ही एक यहाँ पे बॉडी बनाई जा रही है, बोर्ड ऑफ पीस। हो सकता है आगे जाके कहीं ना कहीं यूएन के सामने एक राइवल बॉडी के तौर के ऊपर खड़ी हो जाए। अब आपके दिमाग में समझ आ रहा होगा कि आखिर इसके कंट्रीज कौन सी हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं या जिसकी मेंबर्स बनी हैं। देखो, इसके अंदर ना आप नोटिस कर पाओगे, इसमें पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये वो देश हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के इनविटेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया है। एंड इनफैक्ट और देशों की बात करें तो अर्जेंटीना, अल्बानिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, बेलारूस, ये सारे आपको 19 देश यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। अब सवाल यहाँ पे ये आएगा कि सर क्या इंडिया इसका मेंबर नहीं है? देखो, डोनाल्ड ट्रंप जी ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट किया था, पर ना ही अभी तक हमारी भारत की तरफ से ना ही हमने इसको एक्सेप्ट किया है, ना ही हमने यहाँ पे रिजेक्ट किया है। अभी हम यहाँ पे वेट एंड वॉच कर रहे हैं, देखेंगे हमें इसका पार्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। पर इतना जरूर है कि बोर्ड ऑफ पीस होने से कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना, वो काफी ज्यादा बदल सकता है। अगर आगे जाके और बहुत सारे देश इसमें पार्ट लेते हैं, मान लो इसका पार्टिसिपेशन होता है और आपके डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग यूरोप के देशों को भी इसके अंदर ले आते हैं, तो यूएन फिर कितना रेलेवेंट रहेगा, कितना नहीं रहेगा, इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन मार्क्स उठ सकते हैं। क्योंकि किसी को नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे दुनिया को देख रहे हैं, क्या चाहते हैं वो इसके अंदर, है ना। तो वो सारी बातें हैं। बाकी इस इवेंट के अंदर जो गाजा की तरफ से पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ऑफिशियल है ना, जो अली साहट, वो भी यहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो वो भी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि कैसे गाजा के अंदर यहाँ पे शांति स्टैब्लिश करी जा पाए। इसराइल यहाँ पे देख रहा है कि कैसे काम किया जा सकता है ताकि इंश्योर करें कि जो स्टेबिलिटी आए। तो थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स भी उठ रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर कि आखिर ये वर्क कैसे करेगा, काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल सा लग रहा है, राइट। तो अभी फिलहाल 19 के देशों ने ही यहाँ पे एक्सेप्ट किया है, पर डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे बोला है कि 59 कंट्रीज ने यहाँ पे आने के लिए साइन कर दिया है। वो थोड़ा पार्लियामेंट से उनको अप्रूवल वगैरह लेना पड़ता है कुछ देशों को, इसलिए टाइम लगेगा, वरना लगभग 60 के आसपास देश ऐसे हैं जिन्होंने बोर्ड ऑफ पीस पे आने के लिए हामी भर दी है। तो देखते हैं आगे कैसे ये चलता है। दोस्तों, डेट है आज की 23 जनवरी 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि रिपब्लिक डे के मौके के ऊपर हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर आपको ऑफ देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर हम बात करें 2028 की, तो जो बच्चे 2028 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा प्रारंभ बैच है। एंड ये जो प्रारंभ बैच है आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने को मिल जाएगा, और ऑफिसर्स किट के अंदर साथ यहाँ पे आपको ये बैच मिल जाएगा। सिमिलरली जो बच्चे 2027 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा जो संकल्प बैच है वो इंग्लिश और हिंदी के अंदर अवेलेबल है, बहुत ही कम दाम के अंदर। उसके साथ ही साथ जो इस साल एग्जाम देना चाह रहे हैं उनके लिए सृजन प्रीलिम क्रैश कोर्स है। एंड लास्टली, जिन बच्चों को सी सेट में किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो सी सेट बैच भी यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है एंड आप इसके अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी कोर्सेज के जो लिंक है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे दिए हुए हैं, वहां पर जाकर इन कोर्सेज के अंदर आप खुद को एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो है नॉर्थ ईस्टर्न रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के रिगार्डिंग। देखो, 21 जनवरी को ना हमने सेलिब्रेट किया स्टेटहुड डे ऑफ मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा। अब एक्चुअली इसके लिए जो पीछे एक्ट रिस्पॉन्सिबल था वो था नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। ये एक ऐसा एक्ट था जिसने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स और टेरिटरीज को शेपन अप किया। स्टेट्स बनी, यूटीज बनी, यहाँ पे नहीं। देखो, तीन तो जैसे मैंने आपको बताया ना, तीन तो यहाँ पे स्टेट्स बन गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल मणिपुर और त्रिपुरा, पहले ये यूटी हुआ करती थी, फिर ये स्टेट्स बन गई इस एक्ट के माध्यम से। साथ ही साथ मेघालय जो है वो असम से कुछ हिस्सा उसका हटा के मेघालय बना, जो आपका मिजो डिस्ट्रिक्ट था ना, वहां से आपका, सॉरी आपका नॉट, वो तो मिजोरम था, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। अगर मैं बात कर रहा हूँ मेघालय, मेघालय जो था ना आपका, वो असम से यहाँ पे हमें क्रिएट होता वो देखने को मिला। पर जो नई यूनियन टेरिटरीज थी ना, उनमें आपका मिजोरम, ये भी बेसिकली आपका असम से ही कुछ रीजन लेके बना।
ठीक है, और बाकी आपका मिजो डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे बना। साथ ही साथ अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, ये जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एसोसिएशन था ना, नेफा, वहां से आपका अरुणाचल प्रदेश का फॉर्मेशन होता है एज यूनियन टेरिटरी। आगे जाके ये स्टेट्स बनती हैं 1987 के अंदर। तो कहने का पॉइंट सिंपली ये है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की वजह से पूरे नॉर्थ ईस्ट का नक्शा चेंज हुआ, नई स्टेट्स बनी, नई यूटीज बनी, एंड उस तरह से हमें यहाँ पे फोकस रहा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। कोशिश ये थी कि पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर हमारा सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ हो, बेटर ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन हो, इसीलिए यहाँ पे हमने इन स्टेट्स को यहाँ पे यूटीज को यहाँ पे बनाया। आगे जाके और ज्यादा स्टेट्स यहाँ पे बनती हुई देखने को मिली। इसी के माध्यम से हमारा एक कॉमन गुवाहाटी हाई कोर्ट यहाँ पे बनता है, राइट। बट 2012 के अमेंडमेंट के बाद मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में इनके खुद के अपने अपने हाई कोर्ट्स यहाँ पे बन जाते हैं। फिर इस पर्टिकुलर एक्ट ने जो हमारा 6 शेड्यूल था उसको भी चेंज किया, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि मेघालय के अंदर हमें यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को रिस्ट्रक्चर करना था, तो उसके लिए 6 शेड्यूल भी अमेंड हुआ। इनफैक्ट जो फर्स्ट शेड्यूल है वो तो आप जानते हैं कि वो तो अमेंड होगा ही होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ये स्टेट्स के चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने थे। साथ में ही अगर हम बात करें, हमने एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 भी पास किया, ताकि इस पूरे रीजन की जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर यहाँ पे फोकस किया जा पाए। तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर एक्ट के पास होने से पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर एक पोलिटिकल स्टेबिलिटी और बैलेंस डेवलपमेंट की हमने यहाँ पे कोशिश करी थी। सो दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर एक्ट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है विद रिगार्ड्स टू 2 न्यू रेयर एंड फ्लाइज स्पीशीज डिस्कवर्ड इन इंडिया। 2 नई एंड फ्लाई स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं, और इनके नाम पता क्या है? इनके नाम है मेटाडॉन घोरपेडाई एंड आपका मेटाडॉन रिमरी। ये आपको ना मैं समझाता हूँ कि इनका नाम ऐसे क्यों पड़ा। देखो, पहले तो ये समझो कि आखिर इन फ्लाइज को कहाँ से डिटेक्ट हमने कहाँ से किया है, कहाँ डिस्कवर हुई हैं। देखो, पहला तो है आपका दिल्ली से, नॉर्दर्न रिच फॉरेस्ट जो दिल्ली में है, वहां से मेटाडॉन घोरपेडाई को यहाँ पे डिस्कवर किया गया है। एक्चुअली पता क्या है, भारत देश के एक बहुत ही फेमस डिप्टेरिस्ट है। डिप्टेरिस्ट का मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसको फ्लाइज को कलेक्ट करने का, उनको स्टोर करने का, उनको स्टडी करने का बहुत शौक होता है। तो डॉक्टर के.जी. घोरपड़े जो थे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे भारत के ऐसे पर्सन है जिनको फ्लाइज के ऊपर स्टडी करना इंटरेस्टिंग लगता है। तो उन्हीं के ऑनर के अंदर हमने यहाँ पर इस एंट फ्लाई का नाम रखा है मेटाडॉन घोरपेडाई। अब आप नोटिस कर पाओगे दिल्ली में मिली है ये पर्टिकुलर एंट फ्लाई, ये आपको अर्बन फॉरेस्ट पैच में आपको देखने को मिल जाएगी, ऐसे एरियाज जहाँ पे काफी रेजिडेंशियल एरिया भी है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपको पाई जाती है जो स्पीशी, ये आपको डेंस वेजिटेशन एरिया के अंदर यहाँ पे पाई जाती है। साथ में ही अगर हम बात करें, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि अर्बन फॉरेस्ट की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यार ये दिल्ली वगैरह के अंदर कहाँ ये फ्लाइज वगैरह मिलती होंगी, पर नहीं भाई, अगर आप फोकस करोगे तो वहां पर भी आपको चीजें मिलती हैं। तो थोड़ा सा जो दिल्ली रिज के ऊपर एक तरह से ह्यूमन प्रेशर, जो हम लोग बहुत ज्यादा रह रहे हैं, हमने चीजों को, पेड़ों को काटा है, उससे कहीं ना कहीं इनके ऊपर थ्रेट आएगा। बट अगर हम अर्बन फॉरेस्ट को कंजर्व करें तो दैट इज अ गुड थिंग। दूसरी जो हमने स्पीशीज यहाँ पे डिस्कवर हुई है वो हुई है सिरुवानी हिल्स, वेस्टर्न घाट्स, तमिलनाडु से। इसका नाम रखा गया है मेटाडॉन रीमरी। ये रीमरी नाम क्यों रखा गया? क्योंकि जो एक बहुत ही फेमस डॉक्टर एम रीमर हैं, माइक्रोडोंटाई और आपका इस पर्टिकुलर फील्ड को बहुत अच्छे से काम करते हैं, उनके ऑनर में यहाँ पे इसका नाम भी यहाँ पे रखा गया है। तो ये जो पाया गया है ये थोड़ा प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है, जो आपका वेस्टर्न घाट्स के अंदर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो है ये वेस्टर्न घाट। एंड पर यहाँ पर अभी तक हमने इनको बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया था, तो पहली बार ये डिस्कवर हमें होती हुई देखने को मिल रही हैं। तो इनमें ना एक खास बात पता क्या है? इनमें खास बात ये है, इन फ्लाइज का जो लार्वा होता है वो आंट नेस्ट में रहता है, एंड उन्हीं के एग्स लार्वा वगैरह के ऊपर फीड करता है। इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे बोलते हैं मायरमेकोफिली। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। फिली मतलब होता है जिसको पसंद होना, लव समवन मतलब। एंड ये जो आंट फ्लाइज हैं ये बिलोंग करती हैं माइक्रोडोंटाई सब फैमिली को, विद इन द फैमिली सिरफिडाई फैमिली। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। ज्यादा क्वेश्चन इसका यही बनेगा कि ये स्पीशीज के नाम दे सकता है, एंड आपको पूछ लेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में थी। तो पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे नई जो 2 आंट फ्लाइज डिस्कवर हुई हैं भारत के अंदर, ये उनकी बात कर रहा है। अदरवाइज ये लोकेशन वगैरह सिरुवानी हिल्स कहाँ पर है, या फिर आपका नॉर्दर्न रिच फॉरेस्ट वगैरह, इनके बारे में लोकेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंदिरा गांधी पीस प्राइज के रिगार्डिंग। 2025 का जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज है वो यहाँ पे दिया गया है, और ये मिला है ग्रेसा मैकेलजी को। ग्रेसा मैकेलजी की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि ये दरअसल में मोजाम्बिक से बिलोंग करती हैं। पर
इनका इंटरेस्टिंग बात सबसे ये है कि इन्होंने दो देशों की फर्स्ट लेडी के तौर के ऊपर सर्व किया है। एक्चुअली पहले ये प्रेसिडेंट समोरा मैकेल जी की वाइफ थी, जब वो वहां के प्रेसिडेंट थे मोजाम्बिक के। उसके बाद उनकी डेथ के बाद इनकी शादी होती है नेल्सन मंडेला जी, जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने दो अफ्रीका देशों की फर्स्ट लेडी के तौर के ऊपर यहाँ पे सर्व किया हुआ है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ऐसा और कोई भी इंसान नहीं है दुनिया के अंदर जिन्होंने ये चीज़ करी है। बाकी एट द सेम टाइम इन्होंने वहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। खासकर अगर मैं बात करूँ ना, तो चाइल्ड एजुकेशन और चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर बहुत काम किया है। अफ्रीका में आप लोग जानते होंगे कि चिल्ड्रन एजुकेशन का एक थोड़ा सा मतलब उतना ध्यान नहीं दिया जाता, पर इनके टाइम के ऊपर मोजाम्बिक में भी और साउथ अफ्रीका में एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ। मोजाम्बिक में आपके जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल थे ना, वहाँ पर लगभग एनरोलमेंट 40% के आसपास था। उस 40% को 90% तक, और 90% मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए 75% तक लेके जाने का काम ग्रेसा मैकेल जी ने ही था। वुमेन एम्पावरमेंट में भी काम किया इन्होंने। प्लस एट द सेम टाइम इन्होंने यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि किस तरह से आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट होता है, उसके रिगार्डिंग एक यूएन स्टडी को भी यहाँ पे इन्होंने लीड किया। तो कहीं ना कहीं अफ्रीका के अंदर डेवलपमेंट लाने के लिए, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के अंदर और बच्चों की शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम किया था। दैट इज़ वाई यहाँ पे इंदिरा गांधी पीस प्राइज इनको यहाँ पे मिला। तो थोड़ा सा इस पीस प्राइज के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। इसको इंदिरा गांधी पीस प्राइज या फिर इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। 1985 के अंदर भारतीय सरकार ने यहाँ पर इसको स्टार्ट किया, हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज करते हुए दुनिया के अंदर हम यहाँ पे इस अवार्ड को देते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात आप ध्यान में रखना कि कोई इंडिविजुअल किसी भी देश का हो सकता है, किसी भी रेस, किसी भी रीजन का हो सकता है, हर किसी को यहाँ पे अवार्ड मिल सकता है। हर साल ये अवार्ड मिलता है। एंड आप नोटिस कर पाओगे कि पिछले सालों के अंदर जैसे हमने मिखाइल गोर्बाचेव जी को 1987 में दिया था, क्योंकि उन्होंने कोल्ड वॉर एंड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर यूनिसेफ को मिला है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी को हमने यहाँ पे दिया था, तो क्योंकि उन्होंने फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया। इसरो को 2014 में मिला था। प्रथम एनजीओ जो एजुकेशन सेक्टर में काम करती है उसको मिला था। आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने कोविड के समय बहुत शानदार काम किया। मिशेल बेचल जो है आपकी फॉर्मर प्रेसिडेंट है चिली की, उनको यहाँ पे 24 में मिला था, और इस साल यहाँ पे हमने 2025 में यहाँ पे दिया है। अब ध्यान रखना, यहाँ पर इस प्राइज में 1 करोड़ की धनराशि दी जाती है। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें, एक स्पेशली डिजाइन ट्रॉफी भी है। ये जो ट्रॉफी है ना, ये हेमेटाइट जेस्पर स्टोन की बनी हुई है। ये वही पत्थर है जो इंदिरा गांधी जी की समाधि जो शक्ति स्थल न्यू दिल्ली में है, उसी पत्थर से यहाँ पर ये जो ट्रॉफी है वो बनती है। एंड यहाँ पे जो विनर होता है उसको ये ट्रॉफी दी जाती है। तो इसको कौन नॉमिनेट करता है कि कौन हो सकता है इंदिरा गांधी पीस प्राइज का विनर? देखो, इसमें ना जो पुराने लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी इंदिरा गांधी पीस प्राइज उनको मिला है, वो नॉमिनेट कर सकते हैं। ज्यूरी के फॉर्मर मेंबर्स हो गया, पार्लियामेंट के, यूएन के मेंबर्स हो गया, है ना, कोई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो गया, वो सारे यहाँ पे इसको नॉमिनेट कर सकते हैं। एंड फिर जो जूरी होती है वहाँ पे उनको स्टडी करती है, एंड उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पे जो एलिजिबल होते हैं उनको यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है। जैसे इस बार ग्रेसा मैकेल जी को ये अवार्ड दिया गया। अगले टॉपिक पे आएंगे दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। अब देखो, सेक्शन 69 ना भारतीय न्याय संहिता का बहुत ही थोड़ा मतलब एक कंट्रोवर्शियल कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में रहा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आखिर ये सेक्शन 69 है क्या। देखो, जब ये आया भी था ना, तब भी इसके रिगार्डिंग बहुत चर्चाएं हुई थी। ये पता क्या बोलता है सेक्शन 69? ये कहता है कि अगर मान लो कोई एक लड़का है, ठीक है, अब उसने एक लड़की के साथ संबंध बनाया और उसने उसको झांसा दिया कि उसने बोला कि भाई मैं तेरे से शादी कर लूंगा, एंड उस वजह से वो उस लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हुआ, झूठ बोल के, शादी का गलत वादा करके, या फिर और किसी तरह से। जैसे कई बार होता है ना कि कोई बोल देगा कि नहीं मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा, तुम मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करो, राइट? इस तरह से कोई प्रमोशन का लालच देके, अगर इस तरह से किसी छल कपट से या शादी का गलत प्रॉमिस करके अगर कोई इंसान इस तरह से एक महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होता है ना, तो उसके ऊपर चलेगा सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जिसके अंतर्गत 10 साल तक की जेल और फाइन की पेनल्टी यहाँ पे डाली गई है। अब जब ये आया ना, तब भी ये बहुत न्यूज में रहा कि यार कि ऐसे तो मतलब अगर दो लोग हैं, मान लो उनके बीच में रिलेशनशिप बना और वो कंसेंशुअल था, मतलब दोनों की मर्जी से हुआ, आगे जाके मान लो इनका ब्रेकअप हो गया,
तो लड़की तो फिर बोल देगी कि इसने तो मेरे साथ झूठा वादा किया था। ये तब भी क्वेश्चन मार्क बहुत ज्यादा उठे थे इसके ऊपर। काफी लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया, काफी लोगों ने इसको यहाँ पे अपोज भी किया कि यार ऐसे कैसे मतलब बात चलेगी, ऐसे तो कोई मर्जी लड़की बोल देगी। अब यही सेम मुद्दा यहाँ पर गया कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर। कर्नाटका हाई कोर्ट में मुद्दा क्या गया, एक महिला ने कंप्लेंट करी कि एक एडवोकेट ने पता क्या किया, उसके साथ एक क्लोज रिलेशनशिप बनाया, उसके साथ फिजिकल रिलेशन रखा और वादा उसने ये किया था कि मैं शादी करूंगा, पर बाद में उसने शादी करने से मना कर दिया। जब यहाँ पे इसके रिगार्डिंग तहकीकात हुई ना, तो उस तहकीकात के अंदर सामने पता क्या आया कि जो लड़का, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, कि जो लड़का और लड़की था उनका जो रिलेशनशिप था वो कंसेंशुअल था, वो मर्जी से हुआ था। ऐसा कुछ नहीं था कि उसने यहाँ पे झूठा वादा दिया था। ठीक है, होता है कई बार कि आपने आपस में पहले सोचा था कि चलो हम साथ रहेंगे, तो आपस में मतलब उनके बीच में रिलेशनशिप बना, बट आगे जाके इनकी नहीं बनी तो इनका ब्रेकअप हो गया। अब ब्रेकअप हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके ऊपर सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता लगा देंगे कि नहीं नहीं इसको 10 साल के लिए जेल में डाल दो, ठीक है ना। तो यहां पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर एक रिश्ता टूट जाता है या फिर जो प्यार है वो आगे कंटिन्यू नहीं रहता, तो इसको हम लोग क्रिमिनल ऑफेंस यहाँ पे नहीं बोलेंगे अंडर सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। इसके अंदर जो छल कपट होना जरूरी है, ठीक है, कंसेंशुअल रिलेशनशिप जो टूट जाते हैं बाद में, उनको ये टारगेट नहीं करता, ये टारगेट करता है फ्रॉड और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को। शादी का झूठा वादा तभी पनिशेबल है अगर स्टार्टिंग से ही कोई इंटेंशन ही नहीं था शादी करने का। अगर आगे जाके कभी उनकी नहीं बनती और वो डिसाइड करते हैं कि नहीं करनी है शादी, तो दैट इज नॉट अ क्रिमिनल थिंग, ठीक है ना। तो इस बात को यहाँ पे ध्यान में रखा जाए। तो इसमें ना कोर्ट्स ने यहाँ पे मेंस रिया की बात भी करी, दैट इज इंटेंशन। तो कोर्ट्स को सिर्फ ये नहीं देखना कि एंड में शादी हुई उनकी या नहीं हुई सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद, कोर्ट्स को ये देखना है कि क्या इंटेंशन था शादी करने का या नहीं करने का था। अगर जानबूझ के ये किया गया तो भाई उसके ऊपर आप पनिशमेंट करो। अगर बाय चांस आगे जाके उनकी नहीं बातचीत बनी या फिर नहीं आगे बात कंटिन्यू हुई, तो उनके ऊपर यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं जो रूलिंग है वो एक तरह से सेफ गार्ड की तरह काम करेगी अगेंस्ट द मिसयूज, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन मार्क उठ रहे थे कि ऐसे तो ये मिसयूज होता रहेगा। तो कोर्ट ने बोला नहीं, ऐसे कोई मिसयूज नहीं होने देंगे, हमें सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को प्रोटेक्ट करना है, बिल्कुल करना है, बट एट द सेम टाइम हम ये भी इंश्योर करेंगे कि कोई इसका मिसयूज ना करे। ये है सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। आगे आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं दोस्तों। ये जो इनिशिएटिव है ना, दरअसल में ये भारत का ही इनिशिएटिव है। भारत ने 2019 के अंदर जो आसियान का जो समिट होता है, ईस्ट एशिया समिट बैंकॉक में हुआ था, वहां पर भारत ने इसको लॉन्च किया, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव को। और कोशिश ये थी कि एक तरह से जो आपका पूरा इंडो पैसिफिक है वहां पर रूल्स बेस्ड ऑर्डर हो, फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव हो, राइट, और पूरे इस रीजन के अंदर आपकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। अब एक बात ध्यान रखना, ये कोई ट्रीटी नहीं थी, ये एक नॉन ट्रीटी बेस्ड था, एक वॉलेंट्री फ्रेमवर्क था। कोई नया संस्थान यहाँ पे हमने क्रिएट नहीं किया, जो ऑलरेडी ईस्ट एशिया समिट मैकेनिज्म था उसी के ऊपर ही हमने रिलाई किया। तो इसमें आपके आसियान मेंबर तो उनके डायलॉग पार्टनर्स वो यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। तो इससे कहीं ना कहीं भारत का जो विजन था सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर डॉक्ट्रिन जो हमारा है, उसके ऊपर यहाँ पे काम किया गया। एंड इसमें कुछ पिलर्स हमें देखने को मिले, टोटल आपको ना 7 पिलर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे ये फोकस करता है मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम इकोलॉजी, मैरीटाइम रिसोर्सेज, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी एंड एकेडमिक कॉपरेशन, ट्रेड कनेक्टिविटी एंड मैरीटाइम कॉपरेशन। ये 7 चीजों के ऊपर फोकस करता है और 7 पिलर्स के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ कंट्रीज हैं जो लीड करती हैं इनको। जैसे फॉर एग्जांपल भारत और यूके मैरीटाइम सिक्योरिटी को लीड करते हैं, ऐसे ही डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और मैनेजमेंट को इंडिया और बांग्लादेश लीड करते हैं। ऐसे बाकी देश भी अलग अलग पिलर्स को यहाँ पे लीड करते हैं। तो आप नोटिस कर पाओगे कि इस तरह से इंडो पैसिफिक के ऊपर ध्यान देते से ये आपका इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव आया। एंड इसमें ग्रीस ने भी अभी रिसेंटली ज्वाइन किया एंड आगे जाके ये को लीड भी करेगा किसी पिलर को। साउथ कोरिया भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का सोच रहा है। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें तो स्पेन ने तो यहाँ पे इसको फॉर्मली ज्वाइन भी कर लिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंट्रीज ज्वाइन कर रही हैं, रिश्ते अच्छे हो रहे हैं भारत के साथ, एंड बाकी और चीजों के साथ भी मिलकर काम किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ ना, तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया का ऑलरेडी इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव पार्टनरशिप है। तो कहीं ना कहीं उसके साथ में मिलकर यहाँ पर एक बायलैटरल और प्लूरिलैटरल आउटकम्स इसके आएंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें तो आसियान का भी आउटलुक है ऑन इंडियन पैसिफिक, आसियान आउटलुक ऑन इंडिया पैसिफिक, उसके साथ साथ ही अलाइन भी करता है बाकी और ग्रुपिंग्स के साथ, जैसे क्वाड वगैरह के साथ भी इसकी काफी सिनर्जी आपको देखने को मिल जाएगी। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के साथ भी कुछ पिलर के साथ ये अलाइन करता है। तो कहीं ना कहीं बाकी और चीजों के साथ भी हम यहाँ पे कन्वर्ज कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पे आता है कि चाइना की पोजीशन इसके ऊपर क्या है। देखो, चाइना ने ना ही इसको सपोर्ट किया है ना ही इसको अपोज किया है।
तो कहीं ना कहीं चाइना भी अभी यहाँ पे कॉशन के तौर के ऊपर इसको यहाँ पे देख रहा है। तो ये कुछ बातें थी इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के बारे में जो हमें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए थी। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है रॉकेट आर्किटेक्चर के बारे में, इसको आप पढ़िएगा, बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन भी ना इनफैक्ट आपका जो आपके केव्स है ना उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में है, तो इसको भी आप पढ़ के मुझे कमेंट्स में आंसर बता सकते हो। एंड इनफैक्ट ना मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग अलोरा केव्स, अजंता केव्स, बदामी केव्स, बाग केव्स, इनके बारे में स्टडी करो अपने स्टैटिक से भी, ताकि कोई भी क्वेश्चन केव का आगे आए ना तो आप उनको भी हैंडल कर पाओ। अब कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, एक तो था कि रॉक एडिक्ट्स के बारे में अशोका के। अब यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे, यहाँ पे आपके सामने मौर्यन एम्पायर का मैप लगा हुआ है। इसमें मैं ना डिफरेंट डिफरेंट जो आपके मेजर और माइनर रॉक एडिक्ट्स है उनको सबकी मेंशन है। और ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है तो दोबारा भी आ जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें धौली की अगर हम दोस्तों बात करते हैं ना, तो यहाँ पर ओडिशा में आपको ये लोकेशन देखने को मिल जाएगी। उसी तरह से अगर हम बात करें एरागुडी या यरागुडी रॉक एडिक्ट की, ये आपको आंध्र प्रदेश के अंदर आप पे देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। इसके साथ साथ जोगोडा की बात करें, ये भी आपको यहाँ पे ओडिशा के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। एंड लास्टली अगर मैं बात करूं कलसी की, तो कलसी आपको यहाँ पे उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा। बाकी और भी आप साइट्स देख सकते हैं, जैसे आपका धौली उड़ीसा में, गिरनार गुजरात में, मानसेरा और आपका शाहबाजगार ये पाकिस्तान में अंदर है, जोगाड़ा उड़ीसा के अंदर मैंने आपको बता ही दिया, रगुड़ी आंध्र प्रदेश में बता दिया, एंड सोपारा आपको महाराष्ट्र में दिखा दिया। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और हैं, जैसे आपका मस्की कर्नाटका में बहुत बहुत फेमस है। मस्की तो ब्रह्मगिरी गविमाथी भी कर्नाटका के अंदर, बैरात राजस्थान के अंदर, सोपारा महाराष्ट्र के अंदर। ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं आपके मेजर एंड माइनर रॉक एडिक्ट्स की, जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था रिगार्डिंग द सोमनाथ टेम्पल। अब सोमनाथ टेम्पल की अगर हम बात करें तो पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है कि सोमनाथ टेम्पल अपने आप में एक ज्योतिर्लिंग है। यस, जो आपके टोटल 12 ज्योतिर्लिंग आपको देखने को मिलते हैं, उनमें से आपको ये लॉर्ड शिवा का एक ज्योतिर्लिंग यहाँ भी आपको सोमनाथ टेम्पल देखने को मिलेगा। और भी है, जैसे ओमकारेश्वर है, ठीक है, आपका महाकालेश्वर है, मल्लिकार्जुन, ठीक है, बहुत सारे इस तरह से आपको टोटल 12 ज्योतिर्लिंग देखने को मिलेंगे, उनमें से एक सोमनाथ टेम्पल भी है। दूसरा कह रहा है कि अल ब्रूनी के द्वारा यहाँ पर इनकी एक डिस्क्रिप्शन दी गई। आंसर इज यस, उनकी जो किताब है ना किताबुल हिंद, बुक ऑफ इंडिया, उसके अंदर इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गिवन है, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें कि प्राण प्रतिष्ठा जो सोमनाथ टेम्पल की थी उसको प्रेसिडेंट एस राधा कृष्णन जी ने किया था, नहीं। दरअसल में जो सोमनाथ टेम्पल का रिकंस्ट्रक्शन था वो हमारे होम मिनिस्टर जो उस टाइम पे हुए वल्लभ भाई पटेल जी, उनके अंतर्गत हुआ। एंड उस टाइम जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा के अंदर यहाँ पे वो गए थे, ना कि डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, पहले दो सही हैं, तो ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली इज द राइट आंसर। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ पे सामने कुछ स्टेटमेंट है, इनको पढ़ो, बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड कल जो होमवर्क दिया था, एक था प्रतास या डोंगशा आइलैंड्स के रिगार्डिंग, तो ये आपका सदर्न ताइवान एंड हांगकांग के बीच में लोकेटेड है। यस, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है कि कॉपर की इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट हो रहा है। देखो हेमेटाइट की अगर हम बात करें ना, तो हेमेटाइट तो आपकी आयरन की ओर आपको देखने को मिलेगी, है ना। कॉपर के कॉन्टेक्स्ट में तो हमारी जो चाल्कोपाइराइट है, चाल्कोसाइट है, बोर्नाइट है, मेलाकाइट है, वो देखने को मिलती हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपके यहाँ पे इनकरेक्ट रहेगा। सेंट्रल सिल्क बोर्ड की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1948 में जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड एक्ट था उसके माध्यम से बनी थी, तो ये स्टेटमेंट रहेगा। सागर में तो उसमें इंडियन नेवी और साथ साथ आपका डीआरडीओ जो है उनके द्वारा यहाँ पे कोलैबोरेशन देखने को मिलता है, ये अपने आप में इनकरेक्ट बन जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।